लगता था। तो निश्चय आज बिकता कैसे है बात? कंटेंट इज माय थिंग, इसके थ्रू ऑर्डर्स आते हैं मेनली। तो आपने कंटेंट क्रिएशन कैसे क्रैक किया? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, अगर मेरे को बड़ा फेस I don't know, but that hair clip for $5.99 is killing me. Malkin, this is business. The products are average. I got a hair topper for 8K. It's look artificial. Even if the quality is good, this is still too costly. In this video, we are going to talk about Parul's brand niche hair selling at high prices, जबकि उन्होंने शार्क टैंक में मेंशन किया था कि प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होंगे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, पारुल गुलाटी ने अपना हेयर एक्सटेंशन ब्रांड निश हेयर साल 2017 में लॉन्च किया था। ब्रांड की शुरुआत सिर्फ 5000 की इन्वेस्टमेंट से एक होम रन D2C बिजनेस के रूप में हुई थी। इसके बाद जब पारुल शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में गई, उसके बाद निश हेयर की पॉपुलैरिटी और इंक्रीज होने लगी और आज इस ब्रांड को 9 साल हो चुके हैं। अब शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में पारुल ने अपने ब्रांड का मिशन बताया था कि वो हेयर लॉस को नॉर्मलाइज करना चाहती हैं और हाई क्वालिटी अफोर्डेबल प्रोडक्ट एवरीडे विमेन तक पहुंचाना चाहती हैं। साथ ही वो अपने स्ट्रगल का जिक्र भी करते रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी मालकिन इमेज काफी रिलेटेबल बनी। लेकिन दूसरी तरफ अगर निश हेयर के प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखी जाए तो हेयर टॉपर्स, क्लिप ऑन पैचेस और एक्सटेंशन की प्राइस जनरली 4000 से लेके 50,000 या उससे भी ज्यादा होती है। इवन ये वाला देखो, नागिन हेयर रोप, इसकी प्राइस है 1299। निश हेयर की वेबसाइट को अगर आप चेक करोगे तो ऐसे और भी कई सिंपल डिजाइन के क्लिप्स हैं जो कि काफी हाई प्राइस पे हैं, और वही सेम चीज, सेम क्वालिटी आपको मार्केट में उससे भी हाफ प्राइस में मिल जाएगा। इसी वजह से एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कॉस्मेटिक हेयर प्रोडक्ट पर इतना अमाउंट स्पेंड करना अफोर्डेबल कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो एकदम लो प्राइस में सेल करें, बट अगर वो बोल रही हैं कि वो मिडिल क्लास के लिए है तो उन्हें प्राइस रेंज भी उनके हिसाब से रखना चाहिए। बट पारुल का अपनी प्राइसिंग को लेकर कहना है कि प्रीमियम क्वालिटी 100% एथिकली सोर्स्ड ह्यूमन हेयर सस्ता नहीं आता। उनके अकॉर्डिंग सिंथेटिक हेयर और रियल ह्यूमन हेयर की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस होता है और इसी वजह से रॉ मटेरियल ही एक्सपेंसिव पड़ता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर भी देखने को मिलता है। ह्यूमन हेयर एक्सपेंसिव होना एक अलग बात है, लेकिन निश हेयर की प्राइसिंग में हैवी D2C ब्रांडिंग और मार्केटिंग मार्कअप्स भी इंक्लूड होते हैं। ब्रांड से सिमिलर हेयर क्वालिटी और कस्टम शेड मैचिंग कंपैरेटिवली काफी कम प्राइस में मिल जाती है। अब निश हेयर खुद को एक प्रीमियम लग्जरी हेयर ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया है, लेकिन प्रीमियम प्राइसिंग तब जस्टिफाई होती है जब प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस भी उस लेवल का हो। ब्रांड की पॉलिसीज और कई क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेन की वजह से प्रोडक्ट के एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस काफी ज्यादा लगता है। बट निश हेयर के रिटर्न पॉलिसी को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ब्रांड किसी भी सिचुएशन में रिफंड प्रोवाइड नहीं करता। अगर किसी रिटर्न रिक्वेस्ट को अप्रूव किया भी जाता है तो कस्टमर को कैश वापस नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ स्टोर क्रेडिट या कूपन कोड दिया जाता है। इस वजह से अगर उनका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं भी रहा, तब भी उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलने वाले, और अपने पैसे वापस पाने के लिए उन्हें दोबारा इसी ब्रांड से शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है ब्रांड की सेल पॉलिसी। अगर कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट या सेल के दौरान परचेज किया गया हो तो वो रिटर्न या एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होता। ऑल्सो एंड आई वुड कम बैक होम, और घर पे बाल भी सिलती थी, तो दोनों को बस मैं करती रहती थी कि एक दिन कुछ तो चल जाएगा। एंड दैट नेवर मेंट कि मतलब अगर कस्टमर को गलत शेड मिल जाए, हेयर कलर मैच ना करे या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो, तो उस सिचुएशन में भी रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से सेल परचेस उनके लिए कंप्लीट फाइनेंशियल लॉस बन जाता है। ब्रांड जिस हेयर को मेड इन हाउस या प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ मार्केट करता है, वो बल्क में चाइना से सोर्स किया जाता है। इसी वजह से अगर सिमिलर प्रोडक्ट अमेजोन या लोकल हेयर वेंडर के पास काफी कम प्राइस में अवेलेबल है, तो फिर इतनी हाई अमाउंट तक पे करना उनके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि पारुल ने अपनी प्रीमियम प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि एथिकली सोर्स्ड ह्यूमन हेयर और हैंड नॉटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी नेचुरली हाई होती है। सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं, क्वालिटी को लेकर भी कई कंप्लेन सामने आई है। बायर्स ने अलग अलग रिव्यू प्लेटफॉर्म पर मेंशन किया है कि उन्होंने कुछ साल पहले जो निश हेयर के प्रोडक्ट परचेज किए थे, उनकी क्वालिटी काफी प्रीमियम फील होती थी, लेकिन रिसेंट बैचेस को लेकर कुछ कस्टमर ने क्लेम किया है कि हेयर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्ट फील होते हैं, एक्सेसिव शेडिंग देखने को मिलती है, क्लिप्स की क्वालिटी भी पहले जैसे नहीं रही और ओवरऑल प्रोडक्ट का लुक भी उन्हें पहले से ज्यादा सिंथेटिक लगा। अब सिर्फ प्राइसिंग और क्वालिटी ही नहीं, ब्रांड की कस्टमर सर्विस को लेकर भी काफी कंप्लेन देखने को मिल रही है। कई कस्टमर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब उन्होंने रिटर्न इनिशिएट करने के लिए ऑफिशियल ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया तो उन्हें कई दिन तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। कुछ रिव्यूज में ये भी मेंशन किया गया कि रिप्लाई आने में 15 से 30 दिन या उससे भी ज्यादा का टाइम लग गया। और प्रॉब्लम यहाँ और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्रांड के ऑफिशियल रिटर्न विंडो सिर्फ 6 दिन की है। ऐसे में अगर कस्टमर को टाइम पर रिस्पॉन्स ही ना मिले तो नेचुरली उसके रिटर्न के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ईमेल से नहीं, सपोर्ट के दूसरे चैनल्स को लेकर भी कंप्लेन देखने को मिली है। कई कस्टमर्स ने रिव्यू में मेंशन किया है कि ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट नंबर तक पहुंचना काफी मुश्किल था या उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। साथ ही इंस्टा DM पर भी रिप्लाई न मिलने की कंप्लेन बार
बार बार सामने आई है और इस इशू को लेकर कई कस्टमर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाई हैं। इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए इस पॉइंट पर आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब रिसेंटली पारुल ने एक रील पोस्ट किया था जहां पर पारुल ने बताया कि रिसेंटली उन्हें पता चला कि उनके बैंगलोर फिजिकल स्टोर के 2 एम्प्लॉय, एक स्टोर मैनेजर और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, उन दोनों ने कंपनी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। जब भी वॉक इन कस्टमर स्टोर से शॉपिंग करते थे तो उनसे ऑफिशियल कंपनी अकाउंट की जगह एम्प्लॉय के पर्सनल यूपीआई अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करवाई जाती थी। इसके बाद उन ट्रांजैक्शन को स्टोर के शॉपिफाई इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर से भी डिलीट कर दिया जाता था ताकि रिकॉर्ड्स मैच ना हो। इस फ्रॉड की वजह से कंपनी को लगभग 8 से 10 लाख का फाइनेंशियल लॉस हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद पारुल ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करके पूरी सिचुएशन के बारे में बताया और जो भी हुआ वो काफी सैड था। लेकिन वीडियो के कैप्शन में लिखा था, बैंगलोर यू डिड मी डर्टी। 2 इंडिविजुअल्स के एक्शन की वजह से पूरे बैंगलोर सिटी को ब्लेम करना सही नहीं था। इशू कुछ एम्प्लॉयज के साथ था, ना कि पूरे शहर के साथ। बैकलैश के बाद पारुल ने इस मैटर में ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट फाइल की। बाद में उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी दी और कहा कि उस वक्त वो काफी इमोशनल शॉक में थी। इसी वजह से उनका रिएक्शन और वर्डिंग गलत डायरेक्शन में चला गया। अप्रैल 2026 में भी ब्रांड के इंटरनल वर्क कल्चर को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आया था। मिड 2026 के दौरान रेडिट पर एक पोस्ट काफी वायरल हुआ जिसमें अनोनिमस फॉर्मर एम्प्लॉय ने निशा के वर्क प्लेस कल्चर को लेकर कई सीरियस एलिगेशन लगाए। इन एलिगेशन के बाद पारुल की जो एक सपोर्टिव और विमेन लेड फाउंडर वाली इमेज थी उस पर भी काफी सवाल उठने लगे। उस एक्स एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग निशा का ऑफिस एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक था। पोस्ट में क्लेम किया गया कि ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक था जहां एम्प्लॉयज को रूटीन बेसिस पर डांटा जाता था और कई बार पब्लिकली हैरेस भी किया जाता था। पोस्ट में एक और एलिगेशन भी सामने आया। कुछ एम्प्लॉयज को काम ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले ही एक्सटेंसिव नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाए जाते थे। एलिगेशंस में ये भी कहा गया कि एनडीएस का पर्पस सिर्फ कॉन्फिडेंशियल इन्फो प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि इंटरनल मैनेजमेंट और वर्क प्लेस इशू के बारे में एम्प्लॉयज को पब्लिकली बात करने से रोकना भी था। इसके अलावा सैलरी सेटलमेंट को लेकर भी एलिगेशन सामने आए। कुछ एक्स एम्प्लॉयज ने क्लेम किया कि जॉब छोड़ने के बाद उनकी फाइनल सैलरी और ड्यूज रिलीज होने में काफी डिले हुआ। बट इन सब एलिगेशन पर पारुल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, जबकि वो ऑनलाइन काफी एक्टिव रहती हैं। बट क्या इतने प्रमोशन और कंट्रोवर्सी के बाद ब्रांड सक्सेसफुल है या नहीं? इतनी सारी कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म के बाद भी अगर हम प्योरली बिजनेस और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो निशर फाइनेंशियली काफी सक्सेसफुल ब्रांड है। लेटेस्ट फाइनेंशियल फिलिंग के हिसाब से निशर का रेवेन्यू 2.5x ग्रो हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां कंपनी का रेवेन्यू लगभग 14 करोड़ था, वहीं लेटेस्ट फिलिंग के अकॉर्डिंग ये बढ़कर 34.7 करोड़ तक पहुंच चुका है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग निशर का नेट प्रॉफिट भी 2.3x इंक्रीज हुआ है और कंपनी ने 8.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निशर लगभग 24% नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करता है। और ये थी इंडियन इन्फ्लुएंसर ब्रांड सीरीज की सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने इंडियन मेडिकल इन्फ्लुएंसर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि अगली वीडियो किस पर बनानी चाहिए, आई मीन किस इन्फ्लुएंसर ब्रांड के ऊपर। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।